हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीपी लाइव क्लासेस। कैसे हैं बेटा आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चों कहाँ हैं सभी लोग? आ जाइए। गुड इवनिंग दीपक, जयंत, प्रणाम आचार्य, प्रणाम बच्चे, प्रणाम अंशुल, प्रणाम बेटा, नमस्कार बच्चे। अनिल यादव नमस्कार। यस मेरे बच्चे। सो कहाँ हैं सभी लोग? आ जाइए प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आज अपना ये अमेजिंग सेशन, नया चैप्टर, नई एनर्जी, नया उत्साह, जिसका नाम क्या है बच्चे? जिसका नाम है गॉस लॉ। यस प्रणाम आचार्य, नमस्कार बच्चे, नमस्कार बेटा। सुफियान मिर्जा, कई दिनों बाद दिख रहे हैं बच्चे। हाय बेटा, हेलो बच्चे। क्या किया जाए, शुरू किया जाए? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। तो शुरू करने से पहले फिर तो वही बात मैं आपसे बता दूं, छोटा सा आप कष्ट करेंगे। प्लीज इस सेशन को लाइक करें और सारे दोस्तों के साथ फटाफट जल्दी से शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ फैलाएं कि सेशन स्टार्ट हो चुका है सर का, गॉस लॉ का। अंशुल परमार बेटा, नमस्कार बेटा, आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, आपका मैसेज मुझे मिला था बच्चे। दीपक, अंशुल, जयंत एंड सुफियान मिर्जा, क्या किया जाए, शुरू किया जाए क्या बच्चे? माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं बच्चों। यदि ये लेक्चर नंबर 1 गॉस लॉ का ये लेक्चर नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपने अभी तक ई कैरवन लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से माय डियर स्टूडेंट्स उसे डाउनलोड कीजिए। यस अनिल, क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट। यस बेटा, यस स्टार्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जैसा कि कई सारे बच्चे अभी देखिए, हो सकता है कि आप 13 में होंगे, मतलब 12 इस बार आप जेईई मेंस का एग्जाम दिए होंगे। जेईई मेंस में हो सकता है आपका अच्छा मार्क्स आया होगा, अच्छे रैंक आए होंगे, लेकिन आप चाहते हैं उससे और ज़्यादा अच्छा रैंक ले आने के लिए और अच्छा उसे इंप्रूव करने के लिए। तो कैरियर पॉइंट अभी एक नया बैच लॉन्च कर रहा है। 24 से आपका नीट का बैच स्टार्ट हो रहा है और 28 से जेईई का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि केवल 19,999 रुपये, सॉरी 19,999 रुपीज़ में आपको बेटा ये कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, इंक्लूडिंग द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग ऑल प्रिंटेड स्टडी मटेरियल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करते समय यदि आप RS10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ जा करके आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है। यहाँ जैसे लिखिएगा RS10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% की बेनिफिट मिलता है मेरे बच्चों। तो निश्चित रूप से माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी उस बैच को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए, जिससे मैं आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है बच्चे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का अपना ये इंटरेस्टिंग सेशन, शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन, जिसमें मैं आप लोगों को बच्चे गॉस लॉ की स्टडी कराने वाला हूँ। अच्छा, ज्वाइंड अंशुल परमार, आपने ज्वाइन किया है बच्चे? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। सर मनी प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से बेटा। अरे दीपक बेटा तुम ऐसा है दीपक कि ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस है बच्चे। इसके अलावा यदि आप देखिए तो ये इतने नॉमिनल प्राइसेस पे आपको एक्स्ट्रा 10% की भी डिस्काउंट मिल रही है, ठीक है बेटा। तो देखिए दीपक, ट्राई कीजिए, माइट बी पॉसिबल कुछ अच्छा बेहतर हो सके। एनीवे बच्चे, आप जेई वाले में पढ़ाएंगे सर? यस 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 अंशुल, जेई वाले में बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल। तो अंशुल यदि आप ज्वाइन कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी उस बैच के बारे में। और स्नेहा एंड ऑल मेरे सभी बच्चे, यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए बच्चे। उस बैच में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो भी डाउट होंगे उस डाउट को भी यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। डाउट सेशन होंगे बच्चे, तो डाउट सेशन में जूम के द्वारा आपसे बच्चे जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को भी रेक्टिफाई किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, कोर्स कब एंड होगा बेटा? देखिए सिलेबस अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। इस चीज के लिए आप विश्वास रखिएगा, कैरियर पॉइंट जरूर कोर्स कंप्लीट करेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं बच्चे कि यदि कोर्स लॉन्च हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रॉपर, जैसे यदि आप ज्वाइन कीजिएगा बेटा अनिल, तो आपको बेटा प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स कैलेंडर मिलेगा। कोर्स कैलेंडर में क्या होता है कि किस डेट में कौन सा क्लास स्टार्ट हो रहा है, किस बैच का हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्लियर? अच्छा, तो बच्चे आप परेशान ना हो, आप कोर्स ज्वाइन करें तो वहां पे आपको कैलेंडर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। और यदि आप RS10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आप RS10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वहाँ पे मेरे द्वारा एक प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा। मैं आपको वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से मेंटरिंग करूँगा, आपकी जो कुछ भी दिक्कत होंगे उसको मैं प्रॉपर तरीके से स्टडी में प्रॉपर तरीके से आपको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। समय समय पर आपको मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहेगा। यस अंशुल परमार, आई थिंक आपने ज्वाइन किया था बेटा। अंशुल आई थिंक आपने ज्वाइन किया है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलें तो शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। तो शानदार सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। ये जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं बेटा, ये टोटल प्रिंटेड फॉर्म में पीपीटी के पीपीडी जो है इसका पीडीएफ फाइल आपको E-Career.Learning ऐप में फ्री स्टफ में मिलेगा मेरे बच्चे। क्लियर? तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि हम लोग सबसे पहली बात क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे बच्चे अपना एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, तो अंशुल जैसा देखते हैं बच्चे, समझिएगा यहाँ मेरी बातों को पूरे अच्छे तरीके से। इनफैक्ट होता ये है बेटा, इनफैक्ट होता ये है कि कई बार ऐसे बेटा कि कुछ चीज़ें, जैसे कभी मैं आपसे बोलूँ, अभी तक आपसे मैं पूछूं कि एरिया कैसा क्वांटिटी होता है, तो आप मुझे बताओगे कि सर एरिया जो होता है वो एरिया तो नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन बेटा समय के साथ साइंटिस्ट लोग चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को देख करके, और वो समय के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को अपने हिसाब से बदलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मतलब जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से उसको हम लोग फ्रेम करते हैं। ठीक है? अच्छा सर आप बहुत थक गए होंगे दीपक ओके बच्चे, थैंक यू दीपक, कम से कम आपने इतना तो सोचा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो समझते हैं बच्चे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इनफैक्ट एरिया एक ऐसा समय आया, अभी तक हम लोग बेसिकली क्या जानते थे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन समय के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने इसको थोड़ा बदला, इस पर थोड़ा सा काम सोचा, कुछ चीज़ें और सोच करके, और बाद में इसे बताया गया बेटा कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इसे इस कारण से बेटा सबसे पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लक्स से, लेकिन मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी से। क्यों? क्योंकि एरिया एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि वेक्टर के लिए हम अभी इंटरप्रेट करेंगे और बाद में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाला है। ठीक है? तो एरिया कैसा क्वांटिटी है बेटा? एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी आज के बाद हम लोग मानेंगे। अब जैसे ही एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी आता है तो कई सारे बच्चे ये पूछेंगे, जैसे स्नेहा शर्मा बेटिया ने बोला कि सर वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेल अच्छी बात है, तो यदि वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। और यदि एरिया होगा तो देयर मे बी टू पॉसिबल टाइप ऑफ द एरियाज। हो सकता है कि एरिया एक आपका ओपन एरिया हो और हो सकता है कि एरिया क्लोज एरिया हो। ओपन एरिया कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल सा कोई बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक इस तरीके का कोई एक सीट ले रहा हूं। ठीक है? मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल सीट है। अब इस 2 डायमेंशनल सीट की मैं बात करूं तो इसका यदि लेंथ L है, इसका यदि ब्रेथ B है, तो L इंटू B हम कर देंगे तो इसका एरिया तो निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन की बात अब हमें समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि वेक्टर एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी यदि हम मान रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन मानना पड़ेगा। तो आज के बाद बेटा बेसिकली साइंटिस्ट लोगों ने जब इसे इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने बताया कि एरिया को आज के बाद हम वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, तो उन्होंने ये बात बताया कि आज के बाद जब वेक्टर क्वांटिटी हम मान रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा होगा बेटा इसका डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं सरफेस ये ले रहा हूं तो इस सरफेस से यदि देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है? तो इसका सरफेस से परपेंडिकुलर ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, जिसे मैं एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है? परपेंडिकुलर टू ए मतलब सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब कोई बच्चा मेरे से ये भी पूछ सकता है, सर क्यों आपने ऐसा क्यों किया है कि इसका डायरेक्शन ऊपर ले लिए हैं? ऐसा भी तो हो सकता था सर कि इसका डायरेक्शन हम डाउनवर्ड ले लेते, क्योंकि यदि ये एक ओपन एरिया है तो इस ओपन एरिया का मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया का डायरेक्शन हो सकता है कि ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो फिर आपने ऊपर क्यों ले लिया? सुने बच्चे, बेटा इसका जो डायरेक्शन होगा इसका दोनों पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है, या तो मैं ऊपर ले लूं या तो मैं नीचे ले लूं, दोनों पॉसिबल डायरेक्शंस इसके हो सकते हैं। लेकिन फॉर अ पार्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए बेटा हम लोग इसका इस्तेमाल किसी, जैसे मान लो कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इस्तेमाल लिया, तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया बेटा कि ये देखा कि ये जो डायरेक्शन मतलब मैं अपवर्ड ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रहा हूं,
तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रहा हूं बेटा, तो मैं हमेशा ऊपर उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एरिया का डायरेक्शन ऊपर ही मान करके चलूंगा। हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, उस क्वेश्चन में मैंने एरिया का डायरेक्शन नीचे ले लिया, ठीक है। तो एरिया का डायरेक्शन जब नीचे ले लिए बच्चे, तो उसका क्या होगा, मैं उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एरिया का डायरेक्शन नीचे ही लेकर के चलूंगा। यस दीपक एंड ऑल मेरे बच्चे। अंशुल ये मैसेज चलिए डिलीट क्यों कर रहे हो बेटा, चलिए यहां देखते हैं बच्चे। यस बच्चे, तो ये आपका क्या हो बेटा, ये आपका टोटल ओपन एरिया का कॉन्सेप्ट हुआ। अब बेटा यदि इसका डायरेक्शन की बात की जाए तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा बच्चे, डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसमें कोई भी डायरेक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एन ओपन एरिया, ओपन एरिया के लिए कोई डायरेक्शन हम ले सकते हैं। अब दूसरा केस आता है बेटा क्लोज एरिया। अब क्लोज एरिया की बात करें बच्चे, तो क्लोज एरिया में अब हमारे पास जैसा कि मान लीजिए मैं कोई एक ऐसा एरिया ले लिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक क्यूब ले लिया, ठीक है। तो ये जब क्यूब मैं लूंगा मेरे बच्चे, आपको काफी बेहतर तरीके से क्यूब दिख रहा होगा, अच्छा। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो बच्चे यदि मैं बात करूं तो इसका डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा बेटा संदीप, इसका डायरेक्शन जो होगा बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, लेकिन रेडियली आउटवर्ड होगा। हमेशा क्या होगा संदीप, रेडियली आउटवर्ड होगा। संदीप यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, और बेल आइकन दबाइएगा, निश्चित रूप से बेटा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा क्लासेस के। यस, तो बच्चे इसमें क्या होता है यदि देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि ये टॉप सरफेस में ले लिया, तो इस टॉप सरफेस का यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन क्या हो बेटा, ऊपर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड ऑलवेज। यदि इसके लिए मैं बात करूं बेटा तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ये इसका लेफ्ट साइड फेस का डायरेक्शन आपका इधर की तरफ हो जाएगा। यदि मैं ये फ्रंट साइड ले लूं तो फ्रंट साइड का डायरेक्शन आपके तरफ होगा, नीचे वाले फेस का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, इस वाले का इधर की तरफ होगा, और पीछे वाला जो सरफेस है उसका डायरेक्शन इन साइड में होगा। अब जैसे कि आपसे कुछ मैं विजुअलाइजेशन कराता हूं, मान लीजिए मैं जिस कमरे में हूं, मैं जिस कमरे में जिस स्टूडियो के अंदर में बैठा हूं, बट बैठा नहीं, खड़ा होकर के आपके साथ जो पढ़ा रहा हूं, तो इस स्टूडियो में मैं आपसे पूछूं कि इस ये वाला जो दीवार है, इस दीवार का इस डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो बेटा इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ होगा। इसका किधर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ होगा। मान लो बच्चे कि मेरे बगल में जस्ट एक और स्टूडियो है, मेरे जस्ट बगल में एक और स्टूडियो है, और मान लीजिए कि उसमें के सर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें के सर पढ़ा रहे होंगे, तो के सर के लिए इस रूम का मतलब के सर जिस रूम में है, तो के सर के लिए इस ये जो इस साइड वाला जो मेरे सामने ये जो दीवार है, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, मेरे तरफ, इधर की तरफ। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा मोन परा बेटा एंड ऑल, कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज होगा, जहां जिसके लिए आप बात कीजिएगा उसके लिए रेडियली आउटवर्ड। जैसे ये देखिए, ये एक सरफेस मैंने ले लिया, इसमें यदि देखा जाए बच्चे तो इसमें आपका हमेशा डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एरिया ये ले लिया, छोटा सा पार्ट ये ले लिया, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, छोटा सा ये पार्ट ले लिया, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, एक छोटा सा एलिमेंट ये पार्ट ले लीजिए, इसका इधर की तरफ, ये एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए आउटवर्ड। तो कोई छोटा सा पार्ट यदि आप ले लीजिए बच्चे, तो इसका हमेशा मैं एक छोटा छोटा एलिमेंट ले लिया था, एक छोटा छोटा एलिमेंट ले लिया था जिससे कि मैं चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकूं, तो इसका डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ हमारा ये काम कंफर्म पता चल गया कि क्लोज एरिया का और ओपन एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, क्लियर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इनफैक्ट ये चैप्टर की शुरुआत होती है। अब इनफैक्ट मैं बताऊं बच्चे, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जिसका नाम है, यहाँ सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चे इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, मैं आपको बताऊं बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया। ओमकार थोराट, अरे वाह बच्चे, ओमकार कैसे हो बच्चे, कई दिनों बाद दिख रहे हो ओमकार बेटा। चलिए,
सो बेटा इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो सिंपल शब्दों में मैं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया। नहीं सर आप नहीं सर मैं ऐप पे आपके लेक्चर अटेंड करता हूँ। हाँ ओमकार थोराट, मुझे पता है बच्चे, ऐप पे आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं देख पाता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, इसका आंसर मैं पूछा कि कई दिनों बाद यहाँ पे यूट्यूब पे दिखे हो बच्चे। ओके बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी थोराट। चलिए तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा तो मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपका होगा, ठीक है। अब जिसमें इसे हम कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ बेसिकली नंबर है, तो नंबर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसे अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर आप फिजिक्स लीजेंड हो, थैंक यू ओमकार, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार आपको। बेटा अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए, बस और क्या, जिंदगी में सारी चीज़ें तो हो ही जाएगी, लेकिन पढ़ाई सबसे जरूरी है। यस बेटा, तो अब यदि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात मैं करूं तो मुझे पता चला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। यस निश्चित रूप से सही बोल रहे हो दीपक आप। यस हाय सर, यस सिमरन बेटा, हेलो बेटा। तो अब यहाँ पे मुझे ये पता करना है मेरे बच्चों कि यहाँ पे फील्ड लाइंस हम कैसे पता करेंगे। अब इनफैक्ट आप याद कीजिए तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताया था, फ्राडे साहब एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने फील्ड लाइंस को थोड़ा जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, और उन्होंने फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और वो बताए इसके बारे में। लेकिन इनफैक्ट फील्ड लाइंस हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो निकालना पड़ेगा ना बच्चे, कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग ये काम कर पाएंगे। सर आपका नोट्स और सीपी मॉड्यूल सफिशियंट है क्या? हाँ थोड़ा क्या है रेफरेंस करना, हाँ बच्चे निश्चित रूप से करना होगा। नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ओमकार थोड़ा बेटा, दिस इज द बेस्ट। यदि आपके पास जो स्टडी मटेरियल पहुंच रहा है और आपके पास जो क्लास नोट्स पहुंच रहे हैं, इतना यदि आप कर ले रहे हैं, तो आप बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे यूं करके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर एडवांस में क्यों नहीं होगा, वहां भी सॉल्व होगा निश्चित रूप से। लेकिन आपको कंटिन्यूअस अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। यस सो अब बच्चे यानी कि हमारे पास कोई ना कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तलाश में हम निकलते हैं, वो कैसे निकलेगा हम ये देखते हैं। तो बेटा मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए बच्चे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा। अच्छा यूनिफॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है लाइन, सो डोंट माइंड, घबराने की बात नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, कोई एक रिंग यहाँ पे रखा ऐसे, अब यहाँ पे मैंने एक रिंग रख दी है। तो बताइए बेटा कि किस या क्या इस रिंग से अब यहाँ से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, यहाँ से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। दिस इज लेट अस अज्यूम दैट इज द पोजीशन नंबर 1, ये केस नंबर 1 हो गया। नमस्कार पटेल जी, ये बच्चे क्या हुआ, केस नंबर 1 हुआ। तो बताइए कि यहाँ पे फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं, कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो बेटा, 6 हो गया, ठीक है। इसे N1 नाम दे देंगे। चलिए एक काम करता हूँ, किसी बच्चे ने बोला कि ठीक है सर एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसे आप रोटेट कर दीजिए, ठीक है भाई। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया इस तरीके से। जरा अब यहाँ बताइए यहाँ फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं। ऋतिक बेटा सॉरी, गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखिए बेटा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 पास कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं, यहाँ फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं, N3, 1 2 3 ओनली 3 पास कर रहे हैं। अच्छा इसमें से जरा देख कर बताओ तो बच्चे, इसमें से कितना पास कर रहे हैं, N4 के केस में
जल्दी बताइए। अंशुल N4 के केस में कितना पास कर रहा है बच्चे? केस नंबर 4 में कितना पास कर रहा है? ये C2 हो गया, C3 हो गया, ये C4 हो गया। कितना पास कर रहा है जल्दी बताइए सभी लोग। C4 में कितना पास कर रहा है संदीप? यस, तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 1, जो कि गलत आंसर है। इनफैक्ट कितना पास कर रहा है बच्चे? 0। आप अच्छे से देख ही नहीं पाए हो। यदि मान लो बच्चे कि हम रिंग को ऐसे रख दे रहे हैं, रिंग ऐसे है बच्चे आपका, ये आपका रिंग है और फिल लाइंस यहां से पास कर रहा है, तो फिल लाइंस क्या करेगा? ये तो इसको टच करके चला जाएगा ना बेटा। फिल लाइंस क्या करेगा? इसको नॉर्मली ऐसे टच करके चला जाएगा। ये आपका बेटा क्या हुआ? दिस इज आवर प्लेन ऑफ द रिंग। अब ये प्लेन ऑफ रिंग हो गया मेरे बच्चे, और यहां से फिल लाइंस क्या करेगा? जाएगा यूं टच करके निकल गया। तो जब टच करके निकल गया बच्चे, तो फिल लाइंस कितना पास किया? सभी लोग करेक्ट करेंगे अभी तुरंत। बहुत सारे बच्चों का आंसर 1 आया था, अभी परमार का आने लगा 0। कितना आएगा जल्दी बताइए सभी लोग? 0। तो अब यहां पे केस नंबर 4 में 0 आने लगा। तो यदि मैं यहां पे एंगल की बात करूं मेरे बच्चे कि यहां पे किसमें कितना एंगल हो रहा है, ये जरा देखें। तो यहां पे देखते हैं बच्चे, तो यहां इस केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका ये सरफेस एरिया में ले लेता हूं। मान लीजिए ये सरफेस एरिया आपका है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इस एरिया की यदि बात किया बच्चे, तो बताइए इस एरिया के केस में यहां पे एरिया का डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाला जो मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूं ऑलरेडी, ये एरिया का डायरेक्शन हुआ। इसे S1 में बोल दिया एरिया का डायरेक्शन। एरिया को हम लोग S से भी रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया को हम लोग S से भी रिप्रेजेंट करेंगे। सर 3D फिगर होता 3D फिगर तो दिखा दिया। ओके ओके गुड गुड। तो यहां पे देखिए बच्चे, तो यहां पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना हो बच्चे? यहां 0 हो गया। एंगल किसके बीच का एंगल है? ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना है? 0 है। अब इस केस में जरा देखते हैं बच्चे, यस इस केस में देखते हैं। जल्दी बताइए इस केस में एंगल कितना आएगा? इस केस में कुछ ना कुछ एंगल ज्यादा आएगा। चलिए इस केस में मैं देखूं, तो ये यहाँ पे ये कुछ एंगल बना लिया बेटा θ1। तो ये θ1 जो आया निश्चित रूप से नॉन जीरो वैल्यू, मतलब 0 से बड़ा आया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे यदि देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे कुछ और एंगल बढ़ गया है, कुछ और एंगल क्या हुआ बच्चे? बढ़ गया। लेकिन केस नंबर 4 में आप देखिए, तो केस नंबर 4 में एंगल कितना है बच्चे? इसमें देखिए बेटा, ये आपका एरिया इस पर आ गया, ये एरिया और आपका बढ़ गया S3, ये S2, और यहाँ पे देखिए तो ये आपका आ गया S4, एरिया ऑफ पॉइंट नंबर 4 या केस नंबर 4। तो इस केस में देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से देख करके बताइए, ध्यान से देख करके बताइए कि इस केस में एंगल कितना है? अच्छा 45 डिग्री 85 डिग्री भी आपने बता दिया, क्या बात मेरे बच्चों। यहां एंगल जो आया दैट इज, यदि इस केस में बात करूं तो यहां थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो अब यहां से सुफियान मिर्जा और सभी लोग ध्यान से समझिए बच्चे, तो हमें एक चीज पता चल गया कि जब एरिया के बीच में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 था, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रहा था। When the angle between area and the electric field is 0, then the field lines passing is maximum. Number of field lines passing through this area is maximum. Maximum पास कर रहा था। राज अभिषेक नमस्कार बच्चे। अब जैसे जैसे ये एरिया बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते एंगल 90 डिग्री हो गया, द एंगल बिटवीन एरिया एंड सॉरी द एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री हुआ, तो हमने देखा कि वो क्या हुआ बच्चे? 0 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। मतलब कि बेटा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना होगा, तो इस तरीके से डिफाइन करना है कि एक ऐसा हमें क्वांटिटी, एक ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के बताओ मुझे, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंगल 0 होता हो तो मैक्सिमम वैल्यू देता हो, और एंगल 90 होता हो तो 0 वैल्यू देता हो। ऐसा कोई
मैथमेटिकल फंक्शन आप मुझे बताओ जिस फंक्शन में जब एंगल 0 होता हो तो मैक्सिमम वैल्यू आता हो और एंगल 90 आता हो तो 0 वैल्यू आता हो। कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन बता के बताइए, निकाल के बताइए आप। अभिषेक राज अभिषेक जी सर, ओके। तो बताइए कौन सा फंक्शन है बच्चे? कॉस का फंक्शन। यस, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कॉस का फंक्शन। ओमवती देवी, यस ओमवती यानी वैभव, कॉस का फंक्शन है बच्चे। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, कॉस का फंक्शन है वो। यानी कि आज के बाद हमें बच्चे फ्लक्स को डिफाइन करना होगा, तो उस फ्लक्स के क्वांटिटी में कॉस निश्चित रूप से आने वाला है, कॉस निश्चित रूप से आने वाला है। मैंने आपसे बताया ही था बच्चे कि फ्लक्स को हम जब फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे जब मैं डिफाइन करूंगा तो ये क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस था, ठीक है। तो इसे हम लोग यदि बात करें तो ये क्या होगा बेटा, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो बेटा, यदि यहां से देखा जाए तो यहां से आपका फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकला दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट एस निकल गया, ई डॉट एस निकल गया, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट आया। क्लियर, ये डॉट प्रोडक्ट आया। तो इस तरीके से हम लोग बेटा ये मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूफ कर लिए और हमारा ये साइंटिफिकली भी चीजें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो यहाँ से फाई इजिकल्स टू ई डॉट एस पता चल गया बेटा, यानी कि इसे मैं बात करूं तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, ई ए कॉस फाई। जरा देखिए यहाँ पे ये आपका एंगल हो गया और उसी चीज को ये एंगल भी, इसका एंगल थीटा है, सॉरी ये फाई नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बता दिया, ये थीटा, थीटा इज द वेयर, मैं लिख देता हूं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, where theta is the angle between electric field and area vector। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ। अब बच्चे एक मैं एनिमेशन से इन सभी चीजों को क्लियर करना चाहूंगा जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, अभी स्टार्ट करता हूं। अभी यहां से फील्ड लाइन मैक्सिमम पास कर रहे थे, जब ये रोटेट करते यहां पे आया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिनिमम पास कर रहे हैं। ये ग्रीन लाइट मतलब एरिया से पास कर रहा है, येलो मतलब एरिया से पास नहीं कर रहा है। रितेश बेटा नमस्कार बच्चे, गुड इवनिंग बेटा। यस, आदित्य शर्मा गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार बच्चे। तो यहां से आप देखिए बेटा कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है तो यहां से फील्ड लाइंस कम पास कर रहे हैं। देखिए ग्रीन हो गया, यानी फील्ड लाइन ज्यादा पास कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एंगल यदि मैं बढ़ाऊं तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अभिषेक आयास नमस्कार बेटा, नमस्कार बेटे। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये फ्लक्स का फार्मूला हो गया और ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में फार्मूला हो गया, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन ई एंड बी हो गया। मतलब चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब क्या, मतलब ये बेटा राज अभिषेक आई थिंक थोड़ा लेट से आप ज्वाइन किए हो बच्चे, लेट से ज्वाइन किए हो, तो इस कारण से आपको ये चीजें थोड़ा समझ में नहीं आ पाया, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। ऐसा है कि यहाँ से मैं इस चीज़ को दिखाऊं, एक ये आप पिक्चर देखिएगा तो आई थिंक मैक्सिमम यहाँ से बेटा मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वहाँ पे सबसे मिनिमम फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है। रितेश IIT ऋषभ नमस्कार बेटा, नमस्कार ऋषभ। तो बच्चे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और कॉन्सेप्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यस आप भी लेट हो बच्चे थोड़ा सा ऋषभ। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो यदि यहां से फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोई एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा। मैंने ये एलिमेंट्री एरिया ले लिया और इस एलिमेंट्री एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा हमारा, तब इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में मेरा फाई इज इक्वल्स टू डी फाई इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे, एक सेकंड बच्चों, यस
डी फाइव इजिकल्स टू क्या होगा बेटा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। डी एस एलिमेंट ले लूंगा ना बेटा मैं, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभिषेक इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। अब कई बच्चे ये पूछ सकते हैं सर इंटीग्रेटिंग लिमिट हम नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे तो बस केवल आपने m लिख दिया। ये m बेटा इस एरिया, इस सरफेस को मैं m से रिप्रेजेंट किया हूँ, इस सरफेस को m से रिप्रेजेंट किया हूँ। अब यहाँ बच्चे ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर यहाँ इंटीग्रेटिंग लिमिट कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो बेटा इंटीग्रेटिंग लिमिट हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अभी रितेश सिंह हम लोग क्या समझेंगे, केवल इससे हम इंटीग्रेट करके वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। कोई एक चार्ज पार्टिकल को यदि किसी एक स्फीयर के अंदर में हम रख देते हैं तो वहां से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, ये हम देखने जा रहे हैं। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए बच्चे कि ये आपका कोई एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। सर लिमिट अपमा नहीं है, लिमिट बच्चे हम लोग देखें, हाँ निश्चित क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा अंशुल, लेकिन इससे हम लोग बहुत सारे कंक्लूजन निकालने वाले हैं, इस कारण से बेटा इस टॉपिक को मैं अभी ले आया हूं अंशुल। ठीक है, अच्छा जयंत आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार फिर से बोल दीजिएगा बेटा। तो इस चीज को देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, मैंने इसका सेंटर पे कोई q चार्ज रख दिया। तो अब इस पे कोई भी यदि एरिया मैं ले लूं, कोई भी एक छोटा सा एरिया, मान लीजिए कि मैं एक dA एरिया ले लिया, तो इस dA एरिया का डायरेक्शन हमेशा यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेगा उस फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब फॉर द होल स्फीयर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया मस्ट बी सेम। हमेशा एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एनिमेशन से आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। ये जरा देखो बच्चे, ये एनिमेशन में देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, और देखिए ये छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे, जैसे ये छोटा सा पार्ट आपका दिखा दिया गया, ये आपका एरिया का डायरेक्शन होगा बच्चे। तो ये आपका एरिया का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया हमेशा क्या होगा बच्चे, 0 होगा फॉर दिस केस। क्लियर। अच्छा तरीशा बच्चे, सर ही इज आस्किंग इन इंटीग्रेशन में अपर लिमिट नहीं लगाए। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन में नहीं तो वो लोअर लिमिट में नहीं था, लोअर लिमिट में नहीं था बेटा, वो तो मेरे पास केवल आपका अपर लिमिट बेटा, मैं ये लिख दिया था कि एरिया का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट तो मैंने बताया ही नहीं था, वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा आप नए हैं अमन, अच्छी बात है बच्चे, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चे, और सेशन को लाइक करना कोई मत भूलिए, जल्दी फटाफट सेशन को लाइक कीजिए बच्चे। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहां से हमें पता चला बच्चे कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया इज 0, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डी फाई इज इक्वल्स टू हो जाता था बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। एरिया को मैं डी एस से रिप्रेजेंट करूं या डी एस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पे देखा जाए बच्चे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जल्दी सबसे पहले तो इस केस में आप मुझे बताइए कि एक स्फीयर से, यस त्रिशा बच्चे एक बात बताइए कि किसी एक स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहे होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या यूनिफॉर्म होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। किसी एक चार्ज को किसी सरफेस सेंटर पे रख दिया, किसी चार्ज को मैं एक सेंटर पे रख दिया किसी स्फीयर के, तो मैं आपसे सिंपल इतना पूछना चाहता हूं कि वो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, जल्दी बताइए बच्चे। ओके, सुफियान का आंसर यूनिफॉर्म आ रहा है। किसी चार्ज पार्टिकल को यदि हम किसी स्पेस में रख दिए, जैसे मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे एक स्पेस में रख दिया, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे वो फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर आता है कि सर यूनिफॉर्म होता है, जो कि गलत आंसर है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होता है ना बच्चे। क्यों? उज्जवल नमस्कार बेटा, हाय।
नॉन यूनिफॉर्म होता है ना बच्चे। आप देखो ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अलग अलग निकल रहा है बेटा, सॉरी अलग अलग मतलब ऐसे निकल रहा है, तो किसी भी पॉइंट में आप देख लो बच्चे, जैसे मान लो कि मैं ये एक पॉइंट ले यहाँ, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थोड़े ना है, अलग अलग है। यस अंशुल, आपका आंसर सही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर गलत था। देखिए बच्चे, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ लाइन डेंसिटी ज़्यादा है। लाइन डेंसिटी ज़्यादा है मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। जैसे दूर मैं जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस चेंज कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इसका मतलब हाँ सर गलत था। तो इसका मतलब ये हो बच्चे कि एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो गलत आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें यहाँ से हमने क्या किया बच्चे, ये पार्टिकुलर डिस्टेंस आर ले रहे हैं। तो जब पार्टिकुलर डिस्टेंस आर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के लिए इस पार्टिकुलर डिस्टेंस आर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। यदि यहां पे हम सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं तो इस सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल रखने की वजह से ये डिस्टेंस सेम होने के कारण से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, हाँ सर समझ गए, वो अलग अलग डायरेक्शन में भी जा रहा है। ओके, तो अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाई की वैल्यू को निकालने के लिए इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बेटा, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू ds। अब जयंत, इंटीग्रेशन लिमिट सीखने का समय आ गया। इंटीग्रेशन लिमिट सीखने का समय आ गया बच्चों। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हम कहां से कहां तक पुट करेंगे, इनिशियली 0 से लेकर के एरिया 4 पाई आर स्क्वायर तक। जयंत कहां गए बेटा, तो यहां से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ds का इंटीग्रेशन कर देंगे, और सारे वैल्यूज तो कांस्टेंट है। ds का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 पाई आर स्क्वायर तक। जैसे इस इंटीग्रेटिंग लिमिट के वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई को मार डाला, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार डाला, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। अब जैसे फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, मेरी निगाहें चमकने लगी, मैं बहुत खुश हुआ। ये डाटा देख करके मैं बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ मैं बताता हूं। मैं खुश इस कारण से हुआ कि भाई जो मैं फाइनली फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, इस फ्लक्स की वैल्यू में ना ही रेडियस का एक्सप्रेशन है, ना ही एरिया का एक्सप्रेशन है, और ना ही ब्रांडेड हैकर है बच्चे नमस्कार, ना ही एरिया का ना ही एक्सप्रेशन है, ना ही रेडियस का एक्सप्रेशन है, और ना ही ये शेप और साइज वगैरह का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये तो सिंपल बता दिया बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बिहाफ पे हम लोग कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट यहां से कुछ क्या निकालेंगे बेटा, रिजल्ट्स निकालने वाले हैं। ठीक है, तो उन रिजल्ट्स को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैंने पहले ही बताया था, नंबर है, ये सिंपल नंबर है, मतलब कि ये क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात करो बेटा, तो दूसरी यदि देखा जाए बेटा तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है बेटा, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरी बात करो बच्चे, तो तीसरा इसका डायमेंशनल फार्मूला m L⁻3 T⁻⁻3 A⁻⁻1 हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां से कंक्लूजन निकालने वाला हूं, वो अब मैं आपको सिमरन, दीपक, अंशुल, ब्रांडेड हैकर, अमन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स बताने वाला हूं। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एक और निकला है बच्चे, फ्लक्स जो आया वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द सरफेस। मतलब ये कि सर यदि हम यहां पे कोई 3 केस ले लेते हैं,
केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, किसी बच्चे ने चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखा, सेम चार्ज पार्टिकल Q, किसी बच्चे ने चार्ज पार्टिकल को यहां रखा Q, और किसी बच्चे ने चार्ज पार्टिकल को यहां रखा Q। चलो मैं एक साइड का भी ले लेता हूं, केस नंबर 4, यहां किसी बच्चे ने चार्ज पार्टिकल Q यहां पर रखा। तो हमने देखा था बच्चे कि यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन नहीं है। यस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं। हमने ये देखा बेटा कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं तो इन सभी के केसेस से जो नेट फ्लक्स निकलने वाला है, इस केस से फ्लक्स कितना निकलेगा, φ1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ3, और φ4 की मैं बात करूं तो ये भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। तो ये चीज मुझे कहां से पता चला है, आर्यन दाढ़ीच, हेलो बेटा, हाय आर्यन। चलिए ये चीज मुझे कहां से पता चला है, ये चीज मुझे पता चला है बच्चे इस कॉन्सेप्ट से कि जब हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स निकाला है, मैथमेटिक्स किया है, तो हमें पता चला है बेटा कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ये ऐसा वैल्यू है जिसमें ना ही तो एरिया का एक्सप्रेशन है, ना ही तो रेडियस का एक्सप्रेशन है, ना ही तो डिस्टेंस का कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा समरिया सिंह बच्चे नमस्कार बेटा। तो अब बेटा यहां से ये सारी चीजें हमें जैसे पता चला तो हमने ये कंक्लूजन नंबर 1 निकाला कि फ्लक्स जो है वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फ्लक्स लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अंशुल, आर्यन अपने सीपी लाइव का स्टूडेंट है, तो अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे से सीपी लाइव से पढ़ के आ रहा है। सो इसको इसका आंसर इसको थोड़ा लेट हो गया होगा क्या आर्यन, ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने वाने में बिजी हो गया होगा। अच्छा तो बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। सर इट इज ओनली द स्फीयर, और यस और नो, नहीं बट्टे ये स्फीयर के लिए नहीं आया, ये सबके लिए होगा, चाहे वो, अभी मैं बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा, ये एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहां से समराइज करने वाला हूं बेटा। तो यहां से हमें ये बात पता चल गया कि फ्लक्स जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लियर, अच्छा बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बच्चे यहाँ पे देखिए, तो दूसरा पॉइंट ये आया कि फ्लक्स जो आया वो शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? यदि शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करने वाला होता तो रेडियस का एक्सप्रेशन उसमें होता, एरिया का एक्सप्रेशन होता, कुछ भी उसके अंदर नहीं आया। इसका मतलब ये हम वहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि कोई, मैं एक यहाँ पे स्फीयर ले रहा हूं, इसके पास यदि कोई क्यू चार्ज रखता हूं, केस नंबर 1, कोई यहाँ पे क्यूबॉइड रखता हूं या क्यूब रखता हूं, यदि मैं कोई एक क्यूब रखता हूं, इसके सेंटर में कोई क्यू चार्ज रख दिया, या मैं कोई ऐसा कोई जिगजैग कोई ऐसा रख दे रहा हूं, इसमें भी क्यू रखता हूं, इसमें यदि φ1 आ रहा होगा, इससे फ्लक्स φ2 आ रहा होगा, और इससे फ्लक्स यदि φ3 आ रहा होगा, तो ये φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू φ3 होगा। हमने ये देखा बच्चे, यस क्लोज सरफेस, दिस ऑल आर द क्लोज सरफेस। तो यहां पे हम कुछ भी कर दें, फ्लक्स जो है इसके सरफेस के क्लोज ये एरिया है इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं किया। क्लियर बेटा? तो इसका आंसर φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू φ3। तो यहां इसी का आंसर मैंने बोला था बच्चे कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे मैं बात करूं तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। अगला पॉइंट क्या आता है बच्चे? फ्लक्स जो है ये ओरिएंटेशन, फ्लक्स φ1 निकल रहा है। फिर सिम ने बोला दीपक से कि नहीं बेटा दीपक, मैं चार्ज पार्टिकल को इस क्यू को दो भाग में काट करके रखूंगा, Q/2 Q/2, Q/2 प्लस Q/2 और प्लस Q/2 मैं अलग अलग पोजीशन पे रखूंगा। तो यहां से भी फ्लक्स निकला φ2। फिर आर्यन तब तक आया, और आर्यन आकर के सर गॉस लॉ में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताइएगा। ओके बेटा गॉस, जितने शॉर्ट ट्रिक आएंगे मैं बताते चलूंगा, आप घबराएं नहीं, ठीक है। तब तक आर्यन दाढ़ीच आया, और आर्यन दाढ़ीच आ करके उसने बताया कि सर नहीं, मेरा मन कह रहा है कि मैं चार्ज पार्टिकल को Q/3 रखूंगा, ठीक है। यहां से फ्लक्स निकला φ3। तब तक आगे जयंत आया,
और जयंत आकर के बोल रहा है कि नहीं मेरी इच्छा है, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, मैं चार्ज पार्टिकल को 4 भाग में तोड़ करके उसको रखना चाहता हूँ, यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो मेरे से फाइट करने के लिए तैयार रहे। तो अब हमने देखा कि इस चारों केस में जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा। इन ऑल दीज केसेस मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ पे क्या होगा, φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू φ3, φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू φ3 इज इक्वल्स टू φ4। सभी के केसेस में चार्ज फ्लक्स क्या हुआ, सेम होगा। यस, एपी ऑल आर इक्वल। अंशुल पढ़ो, ओके बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये कुछ बेसिक कंक्लूजन्स वहाँ से जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उससे हमने यहाँ निकाल लिया। अब आगे यदि देखा जाए बेटा तो एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने सामने प्रदर्शित होता है। ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, सॉरी इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है सर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बच्चे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कोई सिलेंडर ले लिया, कोई सिलेंडर ले लिया, ठीक है। तो इस सिलेंडर में और यहाँ पे मैं कुछ क्या करता हूँ बच्चे, कोई फ्लक्स यहाँ पे डाल देता हूँ। ये फ्लक्स फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रहा है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे टोटल कितने सरफेसेस हैं बच्चे, 3 सरफेस। कौन कौन सा, सरफेस नंबर 1 जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस हो गया सिलेंडर का। दूसरा देखिए बच्चे, दूसरा आपका आया बेटा सरफेस नंबर 2 जो यहां राइट साइड आया इसका, ठीक है। और सरफेस नंबर 3 कौन सा होगा, सरफेस नंबर 3 होगा मेरे बच्चे यदि देखा जाए तो ये कर्व्ड सरफेस, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं तो ये कर्व्ड सरफेस भी तो होगा ना बेटा। तो टोटल कितने सरफेसेस हुए यहाँ पे, 3 सरफेसेस हो गए, टोटल 3 सरफेसेस हो गए। आपके प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए मैं ये कलर कर देता हूँ, पेंटिंग कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें विजुअलाइज होने लगे। चलिए अच्छा, तो अब देखिएगा बच्चे, यदि इन तीनों का एरिया का यदि मैं नाम दे दूं, तीनों का एरिया का नाम दे दूं, ठीक है, 3 है, बहुत बढ़िया, तीनों का एरिया दे दूं तो ये आपका मान लीजिए इसका एरिया का डायरेक्शन, हम जानते हैं बच्चे कि एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब इसके लिए मैं बात करूं तो इसका S1 इधर की तरफ हो जाएगा, इसके लिए S1 इधर की तरफ हो जाएगा, S1 नहीं S2। अब इस कर्व्ड सरफेस के लिए बात करूं तो कर्व्ड सरफेस में कोई भी यदि एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, तो यदि मैं देखूं तो यहाँ पे एरिया परपेंडिकुलर बना, यहाँ पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ देखा जाए तो केस नंबर 1 के लिए बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ और हमारा सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब दोनों के बीच में फॉर इनकमिंग, ये इनकमिंग का केस हो बच्चे। तो इनकमिंग के केस में प्रदीप गुड इवनिंग बेटा, इनकमिंग के केस में ये एंगल आया आपका पाई रेडियन। तो चलिए इनकमिंग का फ्लक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ, फाई इनकमिंग कितना आया, तो फाई इनकमिंग इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस पाई। एरिया यदि मैं इसका S1 बोल दे रहा हूं तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा माइनस का ई इंटू एस। तो अब इस चीज को समझिए बच्चे, तो यहां से क्या पता चला, फाई इन से मतलब इनकमिंग फ्लक्स क्या आया है, पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है, निगेटिव आया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज निगेटिव, ठीक है। अब यदि बात करूं बेटा मैं यहां पे इस सेकंड सरफेस के लिए, सरफेस 2 के लिए, फॉर सरफेस 2 ये है, ये S3 मान लो, कर्व्ड सरफेस को मैं S3 से बोलता हूं, ठीक है। फॉर सरफेस S2 की मैं बात करूं, सरफेस S2 की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरिया का भी डायरेक्शन इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की तरफ है,
मतलब यहाँ पे यदि देखा जाए तो एंगल कितना हुआ 0। तो यदि यहाँ फाई आउट देखिए बच्चे, तो ये फाई आउट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाई आउट इज इक्वल्स टू E इंटू एस इंटू कॉस 0। सो यहाँ से ये आया बच्चा आपका E इंटू एस, फाई आउट इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से यदि देखा जाए बच्चे तो ये क्या आया है आपका प्रथम, पॉजिटिव आया है। ये क्या आया प्रथम, ये आपका पॉजिटिव आया है। आई एम फर्स्ट टाइम हियर, यस प्रथम, यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, बेल आइकन दबाइए और रोज कंटिन्यू, मत रोज नहीं, MWF में मेरी क्लास चलती है यहाँ पे सॉरी, MWF में मेरी क्लास चलती है 6 PM पे, तो आप आएँ और निश्चित रूप से क्लास अटेंड करें। तो इसी बात को बेटा मैं यहाँ बताया हूँ। अच्छा, केस सरफेस थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए मैं बात करूँ बेटा, थर्ड के सरफेस कर्व्ड सरफेस जो है, सरफेस 3 के लिए यदि बात करूँ, तो सरफेस 3 के लिए बात किया जाए बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन ऊपर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फाई नेट यहाँ पे इसके पास कितना हो जाएगा बेटा 0, इसके पास कितना है 0। अच्छा, तो आप देखिए तो इनकमिंग फ्लक्स जो आया है, ये इनकमिंग फ्लक्स क्या आया, पॉजिटिव आया या निगेटिव, निगेटिव। दैट्स वाई मैंने पहले ही ये चीज बाय मैथमेटिक्स तो बाय मैथमेटिक्स बेटा हमने ये चीज यहां देख लिया कि ये आपका फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स जो है वो क्या आया, निगेटिव आया, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इस चीज को अब आपको देखिए यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये क्या है बच्चे, ये पॉजिटिव आया। ठीक है, इसी कारण से मैं इस चीज को कंक्लूड करता हूं बच्चे कि इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। गॉट इट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। फटाफट इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1 मिनट का समय देता हूं। टोटल फ्लक्स थ्रू द बिलो स्फीयर, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अरे वाह, क्या बात है, आर्यन का आंसर सी दिख रहा है, सिमरन का आंसर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिख रहा है, ओके। दीपक का आंसर भी सी दिख रहा है, सोनी कुमार का भी आंसर सी दिख रहा है, जयंत का आंसर सी दिख रहा है, ओके। अंशुल का भी आंसर सी। सर गॉस लॉ पर जेई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। अब इस एक आयास बच्चे, अब यदि आप यहाँ क्लास कर रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको 0 से हीरो लेवल तक के क्वेश्चंस कराता हूँ, आप दूसरे बच्चों से पूछ भी सकते हैं। सो आप बस बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यस, समय सीमा समाप्त होने वाला है बच्चे। यस बेटा, गौरव वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे बच्चे, और ये फिक्स नहीं है कि आपका जेईई मेंस जनवरी में होगा, इस चीज के लिए ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, सो बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, निश्चित रूप से थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्यों, नंबर ऑफ द फिल लाइंस कमिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिल लाइंस इज गोइंग। तो जितना आया उतना गया, तो जितना आया उतना गया, मतलब फ्लक्स कितना हुआ 0। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब ऑफ द एज ए, सेंटर ऑफ विच ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। समय सीमा आपके लिए 1 मिनट। जल्दी सॉल्व कीजिए बच्चे और बताइए इसका सही आंसर क्या आ रहा है। यस, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ओके गुड। अंशुल का आंसर दिख रहा है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। जयंत का भी आंसर आई थिंक इतना ही आ रहा है। दीपक का भी आंसर Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है।
समय सीमा आपके पास 10 सेकेंड। समय सीमा समाप्त हुआ बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला कि बेटा कोई यदि एक क्यूब मैं ले लूं, इस क्यूब का ये बच्चे आपका यदि सेंटर पे मुझे चार्ज क्यू रख दिया तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? टोटल क्यूब से फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बच्चा जानता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, अभी टीचर ने बताया ही था। और ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये टोटल इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो टोटल फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसी एक फेस, यदि मान लीजिए कि इसी फेस की मैं बात करूं, तो इस एक फेस से कितने फ्लक्स पास करेंगे? इस एक फेस से बच्चे 1/6, मतलब दिस होल मच क्वांटिटी का 6 पास करेगा। मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं ABCD। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD इज इक्वल्स टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चों ने ये आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इससे आप गृह कार्य, और क्वेश्चन नंबर 5। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस को आप निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चे। और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं निश्चित रूप से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है बच्चे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बच्चे इतने कम बच्चे यदि आकर के इतना अमेजिंग सेशंस को देखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि यहाँ पे शानदार सेशन चल रहा है, तो वो आएँ और आ करके निश्चित रूप से यहाँ से फ़ायदा उठाएं। क्लियर? और यदि कोई बच्चा अभी नया जो टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है जेई के लिए, उसे ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। RS10 कूपन कोड लगाने पे एक्स्ट्रा 10% की बेनिफिट मिलता है मेरे बच्चे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड